हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से जो हमने कल इंट्रो किया था सेकंड चैप्टर का, आज उसमें देखेंगे कि हमने किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं और उसको हम विस्तार से वर्णन करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें और जानने की ज़रूरत है। तो पहला टॉपिक है जनसंख्या वितरण। तो इसमें हम देखेंगे कि इसका डिफाइन किस प्रकार है, इसके क्या क्या कारक हैं और उनको क्या क्या हमें जानना चाहिए। पहला है जनसंख्या वितरण। भूपृष्ठ पर लोगों के फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं, यानी कि ऐसी जगह है जहां पर लोग अपनी सुविधा अनुसार बसे हुए होते हैं पूरी पृथ्वी पर या पूरे विश्व में कह सकते हैं, उसे जनसंख्या वितरण कहते हैं। अब आगे देखेंगे, एक हमारे भूगोल देता है जॉर्ज बी केसी। उनका यह मानना है कि कम एशिया में कम स्थानों पर अधिक लोग और अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं, क्योंकि वे अपनी सुविधा के अनुसार वहां पर रहना पसंद करते हैं। जैसे कि डायग्राम बना रखा है उसमें नजर आ रहा है कि 10% पर 90% जनसंख्या रहती है और पूरे विश्व की 60% जनसंख्या देख सकते हैं कि 60% जनसंख्या 10 देशों में रहती है, जिसमें से 6 एशिया के देश माने गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें चीन आ जाता है यानी चाइना, और दूसरा भारत आता है जो कि इंडिया की पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन में आते हैं। फर्स्ट चाइना आता है और सेकंड इंडिया आता है। तो इसमें हम देखेंगे कि इस प्रकार से जो जनसंख्या है वो किस प्रकार से फैली हुई है। अब हम बात करेंगे जनसंख्या वितरण के कारक कौन कौन से हैं और उनके कारण से लोग जो है वो किस किस रूप में फैले हुए हैं पूरे पृथ्वी के ऊपर। पहला कारक है जल की उपलब्धता। इसमें हम देखते हैं कि हम सबको पता ही है कि जो जल है वो हमारा जीवन है। तो इसी कारण से जो लोग हैं वो जल की उपलब्धता के कारण क्या करते हैं कि जहां पर उन्हें जल यानी पानी आसानी से मिल सकता है वहां पर वो रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पीने के पानी चाहिए, भोजन के लिए चाहिए यानी खाना बनाने के लिए, और अन्य कारणों के लिए भी उनको पानी की जरूरत पड़ती है। दूसरा पॉइंट है भू आकृति। इसके कारण भी लोग बहुत ज़्यादा एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि जो पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं वो क्या करते हैं कि ऐसे जगह जाते हैं जहां पर उन्हें आसानी से अपना जीवन व्यतीत करने में संभव मिले, जैसे कि मैदानी भाग है। यहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वहां पर उनको सुविधाएं बहुत ज़्यादा आसानी से मिल सकती है, वहां पर रहने के लिए पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। अब तीसरा पॉइंट है जलवायु। जलवायु में देखते हैं कि हमें जिस जगह हम रह रहे हैं वहां पर हमें किस प्रकार का मौसम मिलता है, क्योंकि जहां ठंड ज़्यादा पड़ती है वहां के लोग इस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाते हैं ताकि उन्हें हर प्रकार की जलवायु मिल सके, और वो ऐसे जगह रहते हैं जहां पर परिवर्तन मौसम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन ना देखने को मिलता हो। चौथा पॉइंट है मृदाएं। मृदाएं भी हमारे जीवन के लिए यानी जनसंख्या वितरण में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कारगर होती हैं, क्योंकि इन कारणों से भी जो लोग हैं वो अपने स्थान छोड़ करके ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां पर उन्हें उपजाऊ मिट्टी है वो खेती कर सके और अपना जीवन बसर कर सके। इन कारणों से क्या होता है, जो मृदा है वो अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है ताकि जो एक इंसान है या एक व्यक्ति है वो अपने जीवन के लिए किसी दूसरे स्थान पर जा करके अपना जीवन व्यतीत करे। अब दूसरे की बात करेंगे आर्थिक कारक। अब इसमें जानेंगे कि आर्थिक कारक होता क्या है। इसमें क्या है, पैसे से रिलेटेड होता है जो कि हम अपनी सुख सुविधा के अनुसार इसका प्रयोग करते हैं। तो उसका पहला पॉइंट है खनिज, यानी जहां पर खनिज के प्रकार ज्यादा मात्रा में मिलते हैं वहां पर जो जनसंख्या होती है वो वहां पर निवास करना शुरू कर देती है, क्योंकि वहां पर कुशल और अर्धकुशल दोनों प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं, जिस कारण से उनको वहां पर उनके अनुसार कार्य दिया जाता है ताकि वो खनिज जो चीजें मिल रही हैं खनिज की उनको उसमें अपना योगदान दे सके। दूसरा पॉइंट है नगरीकरण। नगरीकरण में लोग इसलिए जाकर के ज्यादा बसते हैं, निवास करते हैं, क्योंकि वहां पर रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक बेहतर होती है। इस कारण से वो लोग वहां पर इसलिए ज्यादा जाकर पसंद करते हैं क्योंकि वहां पर उनको हर प्रकार की सुविधा मिल पाती है। इस कारण से जनसंख्या ज्यादा स्थानांतरित होती है नगरों की तरफ। तीसरा पॉइंट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक।
ये भी जनसंख्या वितरण में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि इसके कारण से जो लोग हैं वो अपने धर्म के नाम पर या अपनी संस्कृति के कारण क्या करते हैं, दूसरे स्थान पर जाकर के बसते हैं, ताकि उनको दूसरे स्थान पर भी उनके धर्म और संस्कृति दोनों को महत्ता मिल सके। इसलिए क्या करते हैं कि वो एक स्थान से छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाकर के बसते हैं। अब हम बात करेंगे, दूसरा टॉपिक है जनसंख्या घनत्व। इसे हम देखेंगे इसका डिफाइन किस प्रकार है और इसके क्या क्या पार्ट्स हैं जो उनको डिवाइड करते हैं कि कहाँ पर कितनी जनसंख्या रहती है। उसके अनुसार जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये बोला एक पर्टिकुलर एरिया में कितने व्यक्ति रह रहे हैं उसकी संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। एक इसका नॉर्मल सी डेफिनेशन है, एक निश्चित दायरे में रहने वाली संख्या को जनसंख्या घनत्व कह सकते हैं। उसमें देखा जाए कि एक एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, इसका एक फॉर्मूला है जनसंख्या घनत्व का, कुल जनसंख्या अपॉन में कुल क्षेत्रफल। इससे हम पता लगा सकते हैं कि एक क्षेत्रफल में, एक क्षेत्र में यानी एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी जनसंख्या रह रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि कहाँ पर कितनी जनसंख्या रहती है। अब हम बात करेंगे इसके जनसंख्या घनत्व के आधार पर विश्व को 3 भागों में बांटा जा रखा है कि इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कहाँ पर जनसंख्या कहाँ पर कितने प्रकार के रहते हैं, कितने रूप में रहती है। पहला है सघन क्षेत्र, यानी यहाँ पर जनसंख्या 200 से अधिक 200 व्यक्ति या उससे अधिक कह सकते हैं यहाँ पर निवास करती है। जैसे कि अमेरिका है जहाँ पर जो जनसंख्या है वो बहुत मात्रा में रहती है, 200 या 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरा देखेंगे मध्यम क्षेत्र, यहाँ पर जो जनसंख्या होती है वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाई जाती है, जैसा कि हमें चाइना में देखने को मिलता है। और दूसरा है हमारा भारत, इसी में आ जाता है कि भारत के अंदर भी जो व्यक्ति है वो 11 से अबव भी जा सकते हैं, 11 से 50 से अबव जा सकती है। यहाँ पर जनसंख्या पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिल सकती है। अब लास्ट है विरल क्षेत्र, यहाँ पर वह जनसंख्या रहती है, बहुत ज़्यादा कम जनसंख्या रहती है पर्टिकुलर एरिया में, 0 से 1 मान सकते हैं, क्योंकि यह ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर 1 या उससे भी कम डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो पाए थे। इस कारण से यहाँ पर जनसंख्या होती है वो बहुत ज़्यादा कम निवास करती है या रहती है। अब हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि की कि वो किस प्रकार बढ़ती है और किस प्रकार से घटती है। तो पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी क्षेत्र में निश्चित समय अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में जो परिवर्तन आता है उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि मान लीजिए 2011 से 2021 के बीच में जो 2 समय अवधि हो गई, इसके दौरान देखे हैं कि जो लोगों की जो जनसंख्या है वो तेजी से बढ़ना शुरू करते हैं कि 2011 में जो जनसंख्या थी उसके अकॉर्डिंग जो 2021 की जो जनसंख्या होगी वो क्या होगी, कम या ज़्यादा हो सकती है। तो इसी को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के 2 प्रकार हैं, धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। धनात्मक वृद्धि में क्या होता है, 2 समय अंतरालों के बीच जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है, यानी यहाँ पर जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनकी जो संख्या होगी वो मृत्यु दर से अधिक हो सकती है, या जिन्होंने जन्म लिया है उनकी संख्या यहाँ पे ज़्यादा हो सकती है, इसलिए इसे धनात्मक कह सकते हैं, यानी प्लस हो सकता है। दूसरा है ऋणात्मक। अब इसमें हम देखते हैं कि ऊपर मैंने बताया था कि जब 2 समय अंतरालों के बीच जो जनसंख्या होती है वहां पर जन्म दर ज्यादा होती है और मृत्यु दर कम होती है। जो ऋणात्मक है वृद्धि, उसमें क्या होता है, 2 समय अंतरालों के बीच जो जन्म दर होगी वो मृत्यु दर से कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ऋणात्मक बन जाता है, यानी यहाँ पर मृत्यु दर ज्यादा होती है और धनात्मक में जन्म दर ज्यादा होती है। इस कारण से यहाँ पर प्लस का निशान मान लीजिए कि धनात्मक यानी बढ़ना और ऋणात्मक यानी माइनस यानी कम होते जाना। तो ये 2 प्रकार है जनसंख्या वृद्धि के। हम अगले टॉपिक की बात करेंगे, जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन उसे कहते हैं जब
जनसंख्या में कम या ज्यादा वृद्धि होती है तो उसे जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है। अब इसके कारक हैं जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर में क्या होता है, जब स्त्री द्वारा जन्म दिए गए जीव बच्चों के रूप में इसे व्यक्त किया जाता है, यहाँ पर जनसंख्या कम या ज्यादा हो सकती है, उसे जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। दूसरा मृत्यु दर, इसमें ये बोला है कि जब जो मृत्यु दर होती है वहां पर जनसंख्या परिवर्तन के कारण क्या होते हैं, बढ़ती जनसंख्या से ही नहीं बल्कि जब मृत्यु होती है यानी मृत्यु दर जब बढ़ती है तो उसके कारण से जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिलता है, इसलिए इसे मृत्यु दर कहा जाता है। कि यहाँ पे क्या है, जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है, वहां पर जनसंख्या बढ़ नहीं रही, इसके अलावा भी वहां पर जो जनसंख्या है वो कम हो रही है, इस कारण से यहाँ पर जनसंख्या परिवर्तन होता है। तीसरा प्रवास, प्रवास के कारणों से भी जो जनसंख्या जो परिवर्तन आता है, क्योंकि जो एक व्यक्ति है या कोई भी इंसान होता है वो अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आप एक स्थान को छोड़ के जिस जगह पर वह रह रहा है वो उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चला जाता है ताकि वहां पर उसे मूलभूत सुविधाएं आसानी से मिल सके। अब तीसरा टॉपिक है प्रवास के कारक क्या हो सकते हैं। पहले तो हम जान लेते हैं प्रवास कहते कैसे हैं। प्रवास उसे कहते हैं जब हम किसी कारणवश अपने स्थान को छोड़ करके किसी अन्य स्थान पर जा करके बसना पसंद करते हैं, वहां पर हम किसी भी जरूरतमंद चीजों के कारण वहां पर जाकर के बस जाते हैं, उसे प्रवास कहा जाता है। इसके दो कारक हैं, प्रतिकर्ष और अपकर्ष। प्रतिकर्ष क्या होता है, प्रतिकर्ष से क्या होता है कि प्रतिकर्ष हम जब जाते हैं किसी कारणवश हम अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाते हैं, जैसे कि हमारे सामने कोई समस्या उत्पन्न हो जाए या महामारी है, जिस कारण से हम क्या करते हैं अपने एक निश्चित स्थान को छोड़ करके किसी अन्य स्थान पर जाकर के बच जाते हैं। उसके क्या कारण है, रहन सहन की निम्न दशाएं होती है, यानी जिस जगह हम रह रहे हैं वहां पर हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती, इस कारण से क्या करते हैं अपना स्थान छोड़ देते हैं। दूसरा प्रतिकूल जलवायु, यानी जो यहाँ की जलवायु होती है वो हमारे अकॉर्डिंग यानी हमारे लिए एक अच्छी नहीं होती, इस कारण से हम क्या करते हैं अपना स्थान छोड़ना पसंद करते हैं। तीसरा महामारियां, किसी ऐसे देश में जहां पर भूखमरी हो या अकाल पड़ रहा हो वहां पर एक महामारी का आना एक स्वाभाविक बात है, जैसे कि आजकल पूरे विश्व में चल रहा है कि एक कोरोना वायरस आया हुआ है, जिस कारण से जो लोग हैं वो एक अपना निश्चित स्थान ढूंढे जहां पर वह रह सके और अपना इलाज करा सके और अपना सुख समृद्ध जीवन जी सके। एक पॉइंट और है आर्थिक पिछड़ापन, यानी जो अविकसित देश होते हैं वहां पर जो उनका आर्थिक स्थिति होती है वो बहुत ज्यादा निम्न होती है, इस कारण से क्या करते हैं वो अपना स्थान छोड़ करके किसी अन्य स्थान पर जाते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे कारक की जिसका नाम है अपकर्ष। अपकर्ष में क्या होता है कि कोई ऐसा स्थान जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता हो और हम वहां पर जाकर के बस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जैसे कि रोजगार होते हैं। ज्यादातर जो पुरुष होते हैं वो अपना स्थान इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि ताकि उन्हें रोजगार मिल सके और अपना जीवन यापन कर सके। दूसरा मूलभूत सुविधा, यानी जिस कारणों से वह अपना स्थान छोड़ करके किसी अन्य स्थान की ओर आकर्षित होते हैं वहां पर उनको वो चीजें मिल सकेंगी जो उनके लिए जरूरत होती है, इसलिए वह दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं। तीसरा है शांति व स्थायित्व, यानी जिस जगह हम आकर्षित हुए यानी वो एक ऐसी जगह होगी जहां पर उन्हें हर प्रकार की चीजें मिलेगी, यानी उनको जहां पर वह रहेंगे वहां पर शांति होगी और एक ऐसी भावना आएगी कि उनको लगेगा कि हम एक ऐसी जगह रह रहे हैं जहां पर हमें बहुत ज्यादा अच्छी चीजें यानी एक अच्छी जगह मिली है जहां पर हम आसानी से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है अनुकूल जलवायु, यानी यहाँ जो जलवायु होती है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है और हम उसके अनुसार ही अपना जीवन जीते हैं।